नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी सिनेमाई दुनिया में उतरने जा रहे हैं जिसकी कहानी हम सभी के दिलों के बहुत करीब है। मोगली की कथा, पहचान, अपनापन और जंगल का कानून। सच कहूं तो ये सिर्फ एक बच्चे के बड़े होने की कोई आम कहानी नहीं है। ये एक बेहद खूबसूरत लेकिन उतनी ही खूंखार दुनिया में अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को बचाने का एक बहुत ही गहरा संघर्ष है। आज हम सीधे इस कहानी की गहराई में गोता लगाएंगे और इस पूरे सफर को डीकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं विशालकाय अजगर का के इन रहस्यमयी शब्दों से। जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो, तुम अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो। जरा इस पर गौर कीजिए। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक चेतावनी भी है और एक तरह की भविष्यवाणी भी। जंगल की अपनी एक अलग लय होती है, उसका अपना एक कानून होता है, और इस एक बात से ही हमें तुरंत ये समझ आ जाता है कि मोगली का सफ़र कोई पहले से तय किया हुआ आसान रास्ता नहीं है, बल्कि यहाँ रखा जाने वाला हर एक कदम मौत और जिंदगी के बीच का चुनाव है। भाग 1, जंगल का अनाथ। कहानी की शुरुआत, या कहें कि वो घटना जो इस पूरे महासंग्राम को जन्म देती है, बहुत ही नाटकीय है। कल्पना कीजिए, रात का घना अंधेरा है, चारों तरफ खूंखार शिकारियों से भरा जंगल है और उनके बीच पड़ा है एक निहत्था, मासूम, इंसानी बच्चा। इस एक पल ने पूरे जंगल के शिकारियों के बीच एक ऐसी उथल-पुथल मचा दी जिसने सदियों पुराने नियमों की नींव ही हिलाकर रख दी। इस शुरुआती घटनाक्रम की टेंशन को अगर हम समझें तो सबसे पहले वो नन्हा बच्चा जंगल में आता है। फिर बैठती है भेड़ियों की सभा, जहां बघीरा और मसमौला भालू बलू इस इंसानी पिल्ले के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद का चरण सबसे खौफनाक है। शेर खान, वो क्रूर और खूंखार बाघ, आकर दावा करता है कि उस बच्चे की मां का खून अभी भी उसकी दाढ़ में लगा है और वो बच्चा उसका शिकार है। और फिर अंततः भेड़ियों का मुखिया अकेला और उसकी पूरी टोली उस बच्चे को अपनाने और उसकी रक्षा करने का वो अटूट वचन देते हैं। यही वो फैसले थे जिन्होंने आने वाले महायुद्ध की पूरी पटकथा लिख दी थी। भाग 2, भेड़िया या इंसान। अब देखिए, बाहर के दुश्मनों से तो टोली लड़ सकती थी, लेकिन मोगली के खुद के अंदर जो संघर्ष चल रहा था उसका क्या? जैसे जैसे वो ट्रेनिंग लेता है, बड़ा होता है, उसे अंदर ही अंदर ये एहसास होने लगता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो शारीरिक रूप से अपने भेड़िया भाई बहनों से बिल्कुल अलग है। इन दो बिल्कुल अलग प्रकृतियों की तुलना एकदम स्पष्ट है। एक तरफ भेड़िए के प्राकृतिक गुण हैं, उनके पास मजबूत पंजे हैं, शिकार के लिए प्राकृतिक रूप से मिली दौड़ने की तेज रफ्तार है। और दूसरी तरफ है मोगली, जिसके पास पंजे नहीं बल्कि उंगलियों वाले हाथ हैं। वो भेड़ियों की तरह तेज दौड़ नहीं सकता, लेकिन उसके पास एक इंसानी दिमाग है। वो जुगाड़ करना जानता है, तरकीबें लगाता है, औजार बनाता है। ये विरोधाभास साफ दिखाता है कि कैसे उसकी अपनी ही इंसानी फितरत उसे उस टोली से अलग थलग कर रही थी, जिसका हिस्सा बनने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वैसे इस जंगल में जिंदा रहने के कुछ बेहद सख्त कानून हैं। ये कानून मोगली के दो अलग अलग गुरुओं ने उसे सिखाए। एक तरफ सख्त अनुशासन वाले बघीरा और दूसरी तरफ बेफिक्र बल्लू। नियम बिल्कुल साफ थे। इंसानों के पालतू जानवरों को भूल कर भी नहीं मारना है, गाय का सम्मान करना है और उन जाहिल बंदरों से तो बिल्कुल दूरी रहना है, जिन्हें जंगल के किसी भी कानून की कोई परवाह नहीं है। ये सारे कानून सिर्फ थोपे गए नियम नहीं थे, बल्कि ये इस पूरे इकोसिस्टम को संतुलित रखने का एकमात्र तरीका थे। और यही नियम हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। क्या एक इंसान सच में सिर्फ जंगल के कानून के सहारे जीवित रह सकता है? क्या किसी की परवरिश उसकी प्राकृतिक फितरत को पूरी तरह से मिटा सकती है? ये सवाल यहाँ इसलिए भी इतना जरूरी हो जाता है क्योंकि मोगली की सबसे बड़ी परीक्षा, शिकार की वो दौड़, अब बिल्कुल करीब थी। उसे हर हाल में साबित करना था कि वो भी एक भेड़िया है। भाग 3, शेर खां की चुनौती। जंगल में शांति वैसे भी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। वो खूंखार बाघ वापस आ गया है, और इस बार दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि वो भेड़ियों की टोली के भीतर बहुत ही चालाकी से डर का बीज बो रहा है। वो उन्हें समझा रहा है कि एक इंसान के बच्चे को पालना उनके लिए आगे चलकर कितना विनाशकारी साबित हो सकता है। शेर खान के इस खौफनाक बयान को सुनिए। इस बच्चे की मां का खून अब भी मेरी दाढ़ में है, इस पे मेरा हक है। ये सिर्फ एक धमकी भर नहीं है, ये उसका अंधी नफरत से भरा हुआ मकसद है। वो बूढ़ा हो रहे मुखिया अकेला के खिलाफ एक पूरा मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ देता है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि सीधा हमला करने से कई ज्यादा आसान है टोली के अंदर ही फूट डाल देना। वो बार बार सबको यही याद दिलाता है कि मोगली उसका सही शिकार है और उसे बचाकर भेड़ियों ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है। यहाँ से घटनाओं की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो जाती है।
मोगली का सफर कैसे उसके हाथ से फिसलता है, जरा इस पर गौर करें। पहले दिन वो शिकार की परीक्षा में शामिल होता है, जहां बघीरा को उसकी जान बचानी पड़ती है। दूसरे ही दिन वो नियम तोड़ने वाले बंदरों के चंगुल में बुरी तरह फंस जाता है। और फिर तीसरे दिन एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटती है जिसके कारण उसे जंगल से ही निकाल दिया जाता है। फिर उसका इंसानों की बस्ती में जाना और अंततः वो महामुकाबला। ये पूरा घटनाक्रम उसके पतन और उसके महासंघर्ष का एक एकदम सटीक नक्शा है। इस तीसरे दिन वाले निष्कासन की असली वजह थी आग, जिसे जंगल के जानवर खौफ में लाल फूल कहते हैं। ये पूरी स्थिति एक बहुत गहरी विडंबना है। आग इंसानी वर्चस्व का सबसे बड़ा प्रतीक है और जंगल के कानून का सबसे भयानक उल्लंघन भी। मोगली ने आग का इस्तेमाल अकेला और अपनी टोली को शेर खान से बचाने के लिए किया था, लेकिन सच तो ये है कि आग इंसान का हथियार है, जंगल का नहीं। इस इंसानी औजार का इस्तेमाल करके उसने जंगल का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र कानून तोड़ दिया, और इसी वजह से अपनों की जान बचाने के बावजूद उसे अपने ही घर से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। भाग 4, इंसानों की बस्ती। जंगल से निकाला गया मोगली अब एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया गया है जो उसके लिए पूरी तरह से अनजान है। ये कोई खुशी खुशी किया गया बदलाव नहीं था। यहाँ के नियम अलग थे, लोगों के रीति रिवाज अजीब थे, और उसके लिए सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि यहाँ जानवर पिंजरों में कैद थे। इसी बस्ती में एक हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। कैद यानी बंदी या सीमित रहने की स्थिति। बघीरा, वो आज़ाद और ताकतवर तेंदुआ, कभी किसी राजा का पालतू जानवर हुआ करता था। उसकी गर्दन पर पड़े वो पट्टे के निशान उसकी गुलामी की जीती जागती निशानी थे। उसने पिंजरे में अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बिताया था, और यही वो असली वजह थी कि बघीरा मोगली से बार बार कहता था कि वो इंसानों का भरोसा जीते, उनके तौर तरीके सीखे, क्योंकि बघीरा इंसान की क्रूरता और उनकी दुनिया की कड़वी हकीकत को बहुत करीब से जानता था। इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच का अंतर एकदम साफ था। जंगल, जहां जिंदगी एक प्राचीन कानून, वफादारी और एक प्राकृतिक संतुलन के सहारे चलती थी, वहीं बस्ती जो औजारों, खतरनाक हथियारों, पिंजरों और बदले की भावना से भरी हुई थी। मोगली इन दो विपरीत दुनियाओं के बीच बुरी तरह से पिस रहा था, और इसी कश्मकश के बीच उसे शेर खान को मारने के लिए एक इंसानी शिकारी के साथ एक बहुत ही अजीब और बेचैन कर देने वाला गठबंधन करना पड़ता है। भाग 5, जंगल में वापसी। नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था, और अब कहानी अपने सबसे विस्फोटक क्लाइमेक्स पर पहुंच चुकी है। खबर आती है कि शेर खान ने अकेला को मार दिया है और पूरे जंगल पर अपना खौफनाक कब्जा जमा लिया है। अब मोगली के पास भागने का या छुपने का कोई रास्ता नहीं था। उसे एक अंतिम और निर्णायक फैसला लेना ही था। और यहीं पर महत्व आता है अंक 2 का। ये सिर्फ कोई संख्या नहीं है, ये इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि अब दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं आपस में टकराने वाली हैं। मोगली को आखिरकार ये एहसास हो जाता है कि वो ना तो पूरी तरह से भेड़िया है और ना ही पूरी तरह से इंसान। उसे शेर खान को हराने के लिए अपनी इन दोनों ही पहचानों को अपना हथियार बनाना होगा। उसे इंसान का शातिर दिमाग और भेड़िए का निडर दिल, दोनों की जरूरत पड़ेगी। अंतिम लड़ाई के ये चरण सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। मोगली इंसानी बस्ती के उस पिंजरे जैसी घुटती हुई जिंदगी को पूरी तरह ठुकरा देता है। वो जंगल लौटता है, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं, बल्कि इंसानी हथियारों के साथ। वो जानता है कि अब जंगल के पुराने नियम शेर खान को नहीं रोक सकते। फिर होता है वो महासंग्राम। शेर खान मारा जाता है, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। अकेला वो महान मुखिया जंगल के कानून और मोगली की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे देता है। लड़ाई खत्म हो चुकी है, और का के अंतिम शब्द हमें बताते हैं कि इस भयंकर संघर्ष का आखिर परिणाम क्या हुआ। उसने जंगल को नई उम्मीद दी, और जब तक वो मुखिया रहा, जंगल में शांति कायम रही। मोगली, जो न तो पूरी तरह इंसान था और न ही भेड़िया, उसी की इस अनोखी दोहरी पहचान ने एक बटे हुए जंगल को फिर से एक कर दिया। उसने इंसान की समझ और जानवर की वफादारी का एक साथ इस्तेमाल करके एक नई उम्मीद जगाई, और एक लंबे समय के लिए उस खूंखार जंगल में शांति स्थापित कर दी। तो दोस्तों, हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ पहुंचे हैं, और ये कहानी हम सबके लिए एक आखिरी और बेहद शक्तिशाली सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारी पहचान सच में इस बात से तय होती है कि हम कहाँ पैदा हुए, या फिर इस बात से कि हम मुश्किल वक्त में क्या फैसले लेते हैं और क्या कर्म करते हैं? मोगली की ये कहानी हमें सिखाती है कि हम सिर्फ वो नहीं है जो दुनिया हमें बताती है, बल्कि हम वो हैं जो हम खुद को बनाते हैं। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इन गहरे विचारों पर जरूर गौर कीजिएगा।